नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो लेवल 2 है, उस लेवल 2 के अंतर्गत जो सामाजिक अध्ययन का पोर्शन है, प्यारे बच्चों, उसी सामाजिक अध्ययन के पोर्शन के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन और शानदार सीरीज, जिसे हम कहेंगे 1000 प्रश्न की सीरीज। ये ऐसे 1000 प्रश्न सीरीज होंगे बच्चों, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सकता है आने वाली एग्जाम में भी आ जाए। प्यारे बच्चों, इस सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो 1000 प्रश्न की जो सीरीज होने वाली है, उस 1000 प्रश्न की सीरीज में आज उसका ये पहला पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम टोटल 100 प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। यानी कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर टोटल 100 प्रश्न रखे हुए हैं, और ऐसे प्रश्न रखे हुए हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में छपते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा है। तो मैंने यहाँ पर जो प्रश्न लिए हैं, जो आपका कक्षा 6 से 8 तक का जो रीड के अंतर्गत लेवल 2 का जो पोर्शन दे रखा है, उसी को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रश्नों को रखा है। तो प्यारे बच्चों, हम ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? इसे बांगर कहा जाता है, खादर कहा जाता है, या फिर यावर कहा जाता है, या फिर रेगड़ कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये क्या होती है। तो जलोढ़ मिट्टी की यदि हम चर्चा करें तो जो नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। किसके द्वारा बच्चों? नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है, बहाकर लाई गई मृदा। अब यहां पर आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि जो जलोढ़ मृदा है, इस जलोढ़ मृदा का ज्यादातर विस्तार भारत में कहां पर है? तो जलोढ़ मृदा का ज्यादातर विस्तार जो भारत में हुआ है बच्चों, वो गंगा नदी के मैदान में हुआ है। किस नदी के? गंगा के मैदान में। अब यहां पर यदि देखा जाए तो आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए, और वो क्या कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है बच्चों, उसे बोलते हैं बांगर। उसे क्या बोलते हैं? बांगर। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी कि जो प्रत्येक साल बदलती रहती है, उस मिट्टी की यदि हम बात करें तो नवीन जो जलोढ़ मृदा होती है उसे बोला जाता है खादर। उसे क्या बोला जाता है? खादर। तो कहीं ना कहीं नवीन जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें खाद की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उसे खादर कहा जाता है। और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? बांगर। इसमें यदि देखा जाए, बांगर जो मृदा होती है, एक तरीके से ये अनुपजाऊ मृदा होती है। कैसी होती है ये? अनुपजाऊ मृदा होती है। इसमें कहीं ना कहीं फसल का उत्पादन होता है लेकिन कम होता है। बल्कि खादर मृदा की यदि अपन बात करें जलोढ़ के अंतर्गत, तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जो होती है बच्चों, वो यदि देखा जाए तो जलोढ़ के अंतर्गत जो खादर मृदा है, ये कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा क्या होती है? उपजाऊ होती है। वहीं रेगड़ या रेगड़ की जगह कहीं ना कहीं शब्द इस्तेमाल होता है रेगुड़। तो ये रेगुड़ किस मिट्टी का दूसरा नाम है बच्चों? तो ध्यान रखना, ये काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो है क्या? रेगुड़ है, ये भी कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? यानी कि जो बांध है, उन बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो प्यारे बच्चों, जो नदी है, इन नदियों के ऊपर जो बांध बनाए जाते हैं, इन बांधों को एक तरीके से बोला जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। कैसी होती है ये? बहुउद्देशीय। अब बहुउद्देशीय का मतलब एक तरीके से देखा जाए जिसका कोई एक उद्देश्य नहीं होता है, जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे कि जिनका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, जिनका प्रयोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीने के जल के लिए किया जाता है। ठीक, कहीं ना कहीं इनका प्रयोग जो है वो भूजल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऐसे इसके अनेक उद्देश्य होते हैं, इसलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो इसको भारत का मंदिर कहा है बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले क्या थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री यदि कोई थे तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं यदि देखा जाए तो सबसे छोटे कद के प्रधानमंत्री के रूप में जिनका नाम आता है बच्चों, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जिनके समय में आपको पता होना चाहिए 1966 में क्या हुआ था बच्चों? तो इनके समय में, या लाल बहादुर शास्त्री के पीएम का निधन भी इसी साल हुआ था, जब कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। महात्मा गांधी जी की यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस है वो कब मनाया जाता है बच्चों? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। यानी 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती है? गांधी जयंती है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। यानी कि अब 2 या 2 से अधिक देश आपस में व्यापार करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं?
आंतरिक व्यापार कहते हैं, बाहरी व्यापार कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं या स्थानीय व्यापार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब दो या दो से अधिक देश आपस में व्यापार करते हैं तो उनकी यदि अपन बात करें तो उसको कहा जाता है कौन सा व्यापार? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय। यानी कि एक देश की सीमा और दूसरे देश की सीमा दोनों आपस में मिलकर व्यापार करती है तो उसे एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो चलता है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में चलता है बच्चों? तो ये एक प्रकार से खुली अर्थव्यवस्था में चलता है। कैसी अर्थव्यवस्था में? खुली अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का व्यापार होता है। और खुली अर्थव्यवस्था में आप लोगों को पता होता है कि क्या होता है इसमें, कि इसमें व्यापार को बढ़ावा मिलता है। व्यापार को क्या मिलता है? इसमें बढ़ावा मिलता है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में? खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी में। चलिए अगला प्रश्न है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न बच्चों लेवल 2 के लिए हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और हो सकता है कि आगे भी एग्जाम में पूछ लिए जाए। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है इसमें हम टोटल 100 प्रश्न रखने वाले हैं। ऐसे ही आपको लगातार आगे एक के बाद एक आपको पूरी क्लासेस मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये किसने कहा है? योहान गुटनबर्ग ने कहा है, न्यूफोमेन ने कहा है, महात्मा गांधी ने, मार्टिना लूथर ने। तो मुद्रण ईश्वर की देन है बच्चों, ये कहा है मार्टिना लूथर ने। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बेल्जियम की राजधानी क्या है? किसकी राजधानी? बेल्जियम की राजधानी क्या है बच्चों? तो बेल्जियम की है ब्रुसेल्स है, लेबनान है, कोलंबो है, टोक्यो है। तो बेल्जियम की राजधानी की यदि हम बात करें बच्चों तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स, किसकी क्या है? ब्रुसेल्स है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वहीं आप लोगों को मैं बता दूं कि जो यूरोपियन संघ है, कौन सा संघ है बेटा? यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ, जिसे कहीं ना कहीं ईयू के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ईयू के नाम से जाना जाता है बच्चों, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये यूरोपियन जो संघ है इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न आता है कि यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो ब्रुसेल्स में है, लेबनान में है, कोलंबो में है, टोक्यो में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रुसेल्स में है। लेबनान की जो राजधानी है बच्चों वो कहां पर है? तो लेबनान की राजधानी जो है वो बैरूत है। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। वहीं श्रीलंका की जो राजधानी के रूप में जिसका नाम आता है वो क्या नाम आता है बच्चों? कोलंबो भी नाम आता है, हालांकि अभी श्री जयवर्धनपुरे भी नाम आता है। वहीं जापान की राजधानी के रूप में किसका नाम आता है बच्चों? तो जापान की राजधानी के रूप में नाम आता है किसका? टोक्यो का। बल्कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसे कहीं ना कहीं जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मापन कौन करता है? केंद्रीय सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों करती है, या कोई भी नहीं करती है? तो प्यारे बच्चों, यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं सकल घरेलू उत्पाद का जो मापन करती है, किसका? सकल घरेलू उत्पाद का मापन वो करती है केंद्रीय सरकार। कौन करती है? केंद्रीय सरकार। और केंद्रीय सरकार के अंतर्गत यदि देखा जाए तो एक इसका कार्यालय होता है, एक संगठन होता है जिसका नाम है CSO। क्या है बच्चों? CSO। ये आप लोगों को याद रखना है। CSO ये इसका क्या करता है? एक तरीके से मापन करता है। ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। क्या है? ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया? कथन किससे संबंधित है? यानी कि कुछ ऐसे वीर जवान जिन्होंने अपने लिए कहा है कि हमें ही देश के कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, यह कथन किससे संबंधित है? बांध विस्थापित करने से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से, बीमारी से, या देश की सुरक्षा से? तो हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए चुना गया है बच्चों, यह कथन संबंधित है देश की सुरक्षा से। किससे संबंधित है? ये देश की सुरक्षा से संबंधित है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश वीना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? तो जो वीना में एक तरीके से जो सम्मेलन हुआ था, वीना किसकी राजधानी है बच्चों? तो वीना राजधानी है ऑस्ट्रिया की। किसकी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वीना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें कौन शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन शामिल नहीं था, रूस नहीं था, प्रशिया नहीं था, स्विट्जरलैंड नहीं था। तो वीना की कांग्रेस में जो शामिल देश नहीं था बच्चों, वो याद रखिएगा कौन सा नहीं था? तो स्विट्जरलैंड नहीं था। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गिरमिट से तात्पर्य था? तो गिरमिट से तात्पर्य है एग्रीमेंट, किसान, लेबर, सामंत। तो गिरमिट से तात्पर्य जो है बच्चों वो किससे है? एग्रीमेंट से। तो एक तरीके से अंग्रेजी का एक शब्द है एग्रीमेंट, जिसका कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो तात्पर्य हिंदी में यदि देखा जाए तो ऐसे मजदूर जिनको दूसरे देश में ले जाकर काम करवाया जाता था, यानी कि जिनको दूसरी जगह पर ले जाकर क्या करवाया जाता था? दूसरे स्थान पर ले जाकर काम करवाना। दूसरे स्थान पर ले जाकर काम करवाना, पर ले जाकर काम करने वाला एक तरीके से मजदूर, पर ले जाकर
काम करने वाला मजदूर। ठीक, तो ये एक तरीके से क्या होता था बच्चा, ये एक एग्रीमेंट होता था। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है एग्रीमेंट, बाकी उसका रूपांतरण रूप जो देखा जाता है वो क्या देखा जाता है, एग्रीमेंट देखा जाता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, ट्रिंकोमाली है, बट्टिकालोवा है, जाफना है। तो प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि श्रीलंका की जो राजधानी है वो क्या है, कोलंबो है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वहीं कुछ देशों के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि भारत और भारत के पड़ोसी देशों की यदि हम बात करें कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, अफगानिस्तान है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि पड़ोसी देश के रूप में किसका नाम आता है, पाकिस्तान का आता है। वहीं पड़ोसी देश के रूप में नाम किसका आता है, चीन का आता है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो नेपाल का नाम आता है। वहीं यदि बच्चों देखा जाए तो किसका नाम आता है, भूटान का नाम आता है। ठीक है, ये वो देश बता रहा हूं जो भारत के पड़ोसी हैं। वहीं कहीं ना कहीं बांग्लादेश का नाम आता है, बांग्लादेश। वहीं यदि देखा जाए तो बच्चों एक और देश के रूप में नाम आता है, जो कि कौन सा है, म्यांमार। ये सारे के सारे वो देश है जो भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। यानी कि कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए देश की यदि हम बात करें तो कितने देश है बच्चों, ये 7 देश हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। मतलब जो एक तरीके से लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप कार्य नहीं करती है, ऐसे पॉइंट को हमें चुनना है। तो ऐसा पॉइंट आपके सामने 4 दे रखे हैं, जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून के समक्ष समानता। तो जो एक तरीके से लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है, तो लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुना हुआ शासन एक तरीके से क्या कहलाता है बच्चों, लोकतंत्र कहलाता है। तो उसकी व्यवस्था के अनुरूप जो एक कहीं ना कहीं यहां पर पक्ष नहीं है, या एक बात जो नहीं है, वो है बहुसंख्यकों का शासन। क्या नहीं है बच्चों, बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। बाकी निष्पक्ष चुनाव भी एक तरीके से लोकतंत्र की व्यवस्था है, व्यक्ति की गरिमा भी है, और कानून के समक्ष समानता भी है। बाकी एक नहीं है, बहुसंख्यकों का शासन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं? यानी कि वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, वहां के ग्रामीण के लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में यदि ऐसा राज्य देखा जाए तो बच्चों ऐसा राज्य का जो नाम है वो याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, जहां पर ग्रामीण लोग 90% मात्रा में क्या करते हैं, राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है बच्चों, कोलकाता है। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। वहीं यदि देखा जाए बच्चों क्या, हरियाणा की राजधानी क्या है, तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी की यदि हम बात करें तो बच्चों क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, अगला प्रश्न हम सामने है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? अजैव, देखिए 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो जैविक संसाधन होते हैं और एक और कौन से होते हैं बच्चों, अजैविक। ठीक, तो जैविक का मतलब तो वो संसाधन होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं जीव पाया जाता है। जिनमें क्या पाया जाता है बच्चों, जीव पाया जाता है। अजैविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनमें क्या नहीं पाया जाता है, जीव नहीं पाया जाता है, उन्हें अजैविक संसाधन कहते हैं। तो यहां पर पूछा अजैव, यानी कि जिसमें जीव नहीं पाया जाता। तो मनुष्य है, चट्टाने हैं, मत्स्य जीवन है, प्राणी जगत है। तो मनुष्य में भी जीव पाया जाता है, मत्स्य में भी पाया जाता है, प्राणी जगत में। लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, चट्टाने हो जाएगा, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? यानी कि प्रकृति के अंदर ऐसा कौन सा संसाधन है जिसका भंडार क्या है बच्चों, सीमित है, यानी कि उसका ज्यादा मात्रा में उपयोग नहीं कर सकते। यदि ज्यादा मात्रा में यदि उपयोग कर लिया जाएगा तो वो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसा संसाधन खनिज तेल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जली ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खनिज तेल। यदि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम जमीन के अंदर से तेल को निकालेंगे तो ये एक ऐसा संसाधन है जो एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जली ऊर्जा की यदि हम बात करें तो ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद दूसरी बार भी बनाया जा सकता है। एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, जा सकता है। ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार यदि सौर ऊर्जा खत्म हो जाती है तो सूर्य से एनर्जी प्राप्त करके डबल से सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है। अवनालिका अपर्दन क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा चंबल नदी, मध्य भारत में एक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी, और ये चंबल नदी का प्रवाह ज्यादातर किस राज्य में है बच्चों? तो चंबल नदी का प्रवाह ज्यादातर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां से इसका उद्गम हुआ है? तो महू की जानापाऊ पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, जो कि है इंदौर में। ठीक, यहां से उद्गम होते हुए यदि देखा जाए तो चंबल नदी कहां पर जाकर मिलती है ये? तो चंबल नदी जो आगे जाकर मिलती है बच्चों, ध्यान रखना ये कौन सी नदी में जाकर मिलती है? तो ये जाकर मिलती है यमुना में। कहां पर जाकर मिलती है ये? यमुना नदी में जाकर मिलती है, जो कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, वहीं यदि बात करें हम चंबल नदी के बारे में, तो ये अपने मध्य प्रदेश में क्या करती है? तो ये उत्खात भूमि का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ये उत्खात भूमि, यानी कि गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। कौन सी नदी? ये चंबल नदी करती है। तो ये चंबल नदी उत्खात भूमि या अवनालिका अपर्दन, या फिर हम यूं कहें कि मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन करने में भी सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? तो एक तरीके से मध्य भारत में देखा जाए तो ये करती है चंबल नदी। तो इसके द्वारा मृदा को क्या करती है? तो कृषि के लिए अनुपयुक्त करती है, कृषि के लिए उपयुक्त, चारागाह के लिए उपयुक्त, वनों के लिए उपयुक्त। तो ये करती है बच्चों कृषि के लिए अनुपयुक्त। क्या करती है ये? कृषि के लिए अनुपयुक्त करती है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने 16वां, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? कि भूमि उपयोग का भौतिक कारक कौन सा नहीं है? तो भूमि की ढाल नहीं है, मृदा आवरण की उपस्थिति, अपवाह, जनसंख्या। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि उपयोग, यानी कि भूमि का यदि हम उपयोग करते हैं तो उसके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? तो भूमि की ढाल है, मृदा आवरण की उपस्थिति, अपवाह, जनसंख्या। तो प्यारे बच्चों, भूमि का उपयोग करते समय जो भौतिक कारक नहीं है वो है जनसंख्या। क्या नहीं है? जनसंख्या नहीं है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो एक तरीके से भूमि के उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? यानी कि शेल और धातुएं, शेल एक तरीके से देखा जाए तो बच्चे चट्टान, क्या है शेल? एक तरीके से देखा जाए तो चट्टान। धातुएं क्या होती है? तो आप लोगों को मैं बता दूं, धातु वो होती है जो एक तरीके से क्या होती है? कठोर होती है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो ये क्या होती है? चमकदार की लचीली, एक तरीके से देखा जाए तो ये चमकदार होती है, और कहीं ना कहीं ये आवाज ज्यादा उत्पन्न करती है। ठीक है, आवाज उत्पन्न करने की क्षमता भी किसमें पाई जाती है? ये धातु में पाई जाती है। ठीक है, तो यदि देखा जाए तो धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? अजैविक है, जैविक है, नवीकरण है, निजी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अजैविक, क्योंकि ये ऐसी, जैसे लोहा, लोहा जैसे एक धातु है। ठीक है, तो ये लोहा है। उसके बाद में जैसे आप लोगों के सामने लिख दूं मैग्नीशियम, ये भी एक तरीके से बच्चों क्या है? ये धातु है। तो ये जो धातुएं हैं एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है? अजैविक है। क्या है बच्चों? अजैविक। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है, यानी कि जिनको उत्पन्न किया जाता है उसके आधार पर जो संसाधन है वो कितने प्रकार के हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जैविक और अजैविक, निजी और सामुदायिक, संभाव्य और विकसित। तो प्यारे बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर यदि देखा जाए तो संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। एक तो जैविक है और एक दूसरा कौन सा है? अजैविक है। ठीक है, एक होता है बच्चों नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। यदि हम बात करें नवीकरणीय क्या होते हैं, तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें कहीं ना कहीं दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, अनवीकरणीय जिनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वहीं निजी जिन पर स्वयं का अधिकार होता है बच्चों, और सामुदायिक जिन पर पूरे समाज या पूरे क्षेत्र का कहीं ना कहीं क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए तो जाते हैं, ठीक, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनका क्या नहीं कर सकता बच्चों? उपयोग नहीं कर सकता। ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन, संभावित संसाधन, जैविक संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों, वो संसाधन होते हैं संभावित संसाधन। कैसे संसाधन कहलाते हैं वो? संभावित, जिनकी केवल संभावना होती है बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए पहली बार जो सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 1994, 1991, 1996। तो प्यारे बच्चों, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था ये? 1992 में हुआ था, जो कि आप लोगों को याद रखना है। कहां पर हुआ था? तो ध्यान रखना, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहां पर हुआ था ये? रियो डी जेनेरियो में ये पहली बार हुआ था ये। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, ये कहां पर पड़ता है रियो डी जेनेरियो? तो ये ब्राजील का शहर है बच्चों। किसका शहर है ये? ब्राजील का है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने,
निक्षालन से बनी मृदा कहलाती है। निक्षालन, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं निक्षालन क्या होता है। तो जब वर्षा अधिक होती है, जब क्या होती है बच्चों, वर्षा अधिक होती है, तो वर्षा अधिक होने के टाइम पर क्या होता है कि जो जमीन की ऊपरी भाग जो होता है, उस ऊपरी भाग से बहुत सारे आवश्यक पदार्थ जो है वो नीचे की ओर चले जाते हैं। तो नीचे की ओर चले जाने की इस प्रक्रिया को ही एक तरीके से बोलते हैं बच्चों क्या, निक्षालन। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जिस मृदा का निर्माण हुआ है वो मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा या मरुस्थलीय मृदा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार की जो मृदा होती है वो होती है लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा होती है, लेटेराइट मृदा होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। और लेटेराइट मृदा की यदि हम बात करें कि कहां पर ज्यादातर पाई जाती है, तो भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में आप लोगों ने देखा है कि वहां पर क्या होती है, ज्यादातर वर्षा कहां पर, ये मासिन राम मेघालय वाला जो क्षेत्र है, यहां पर ज्यादा वर्षा होती है। तो एक तरीके से बच्चों देखा जाए तो यहां पर कौन सी मृदा मिलेगी, लेटेराइट मृदा, ठीक, जो कि कहा जाता है कि ये किसके लिए फेमस है, ये बागवानी के लिए प्रसिद्ध रहती है। वहीं मरुस्थलीय मृदा जो होती है किस प्रकार की होती है, तो ऐसी मृदा जहां पर किस प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ है, झाड़ीदार वनस्पति। जहां पर किस प्रकार की वनस्पति का विकास हुआ है बच्चों, झाड़ीदार वनस्पति का विकास हुआ है, तो वो है मरुस्थलीय वनस्पति। ठीक है, जलोढ़ मृदा के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को हम क्या बोलेंगे, जलोढ़ मृदा कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर होते हैं, वे उत्पादक जिन पर क्या है, सभी जीव निर्भर होते हैं, द्वितीयक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तृतीयक उत्पादक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है क्या, कि वे उत्पादक जिन पर सभी प्रकार के जीव एक तरीके से निर्भर होते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। क्या हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा। प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, पेड़ पौधे। सामान्य सी बात करें तो पेड़ पौधे ये जो होते हैं ये किस प्रकार के उत्पादक होते हैं बच्चों, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। यानी कि जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में। अब प्रकाश की उपस्थिति में किस किस के सहयोग से, तो ये जल के सहयोग से और कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। जो इन प्राथमिक उत्पादक के ऊपर निर्भर होता है वो कहीं ना कहीं द्वितीयक उत्पादक, फिर उसके आगे तृतीयक उत्पादक, ऐसी श्रृंखला ये चलती रहती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। अगला प्रश्न है 23वें नंबर का, वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। यानी कि वन में रहने वाले जीवों के लिए भारत में पहली बार जो कानून बनाया गया था वो कब बनाया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम 1988, वन्य जीव अधिनियम 1986। तो वन में रहने वाले जीवों के लिए जो पहला कानून बनाया गया था बच्चों, वो कानून बनाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कब बनाया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बाकी प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी वो 1973 में की गई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में सबसे पहले कहां पर की गई थी बच्चों, तो ये जिम कार्बेट में की गई थी, जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि कहां पर है, ये उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी के द्वारा जो एक तरीके से नहर वगैरह विकसित की जा रही है, तो उस नर्मदा नदी के द्वारा कौन से राज्य का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, तो मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र का। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें बच्चों, तो नर्मदा नदी की वजह से जिस राज्य के क्षेत्र को प्रभावित किया जा रहा है, जो हो रहा है, वो राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नर्मदा नदी का विस्तार जो है, नर्मदा नदी का विस्तार भारत में सर्वाधिक ज्यादा कहां पर है, तो वो है बच्चों कहां पर, मध्य प्रदेश में है। इसीलिए कहीं ना कहीं नर्मदा नदी जो है इसे रेवा भी कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं एक तरीके से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है बच्चों, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की राजकीय नदी भी यदि कोई सी है, तो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है बच्चों, तो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी भी है नर्मदा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है, या ऐसा भी है कि शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, उड़ीसा में। तो प्यारे बच्चों, शांत घाटी का संबंध आप लोगों को याद रखना है कि शांत घाटी जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा राज्य है, केरल है। वहीं यह है शांत घाटी, इसी शांत घाटी को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, साइलेंट वैली। क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली भी कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं मैं आपको एक और बात बता दूं कि सिलिकॉन वैली, कौन सी वैली, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध शहर का नाम है बंगलुरु।
कौन सा शहर है बच्चों? बंगलुरु है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। कहां पर है ये? तो कर्नाटक में है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, सरिस्का बाग रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरिस्का बाग रिजर्व परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, केरल में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है। तो सरिस्का बाग रिजर्व की यदि हम बात करें बच्चों, तो सरिस्का बाग रिजर्व कहां पर है? ये राजस्थान में है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। वहीं राजस्थान में ही आपको एक और बात पता होगी, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव नेशनल पार्क कहां पर है? तो केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में। और कहीं ना कहीं यही केवलादेव नेशनल पार्क किसकी कर्मस्थली रही है? तो ये रही है सलीम अली की। किसकी रही है बच्चों? सलीम अली। अब ये सलीम अली कौन है? तो भारत के बर्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि इनको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैन ऑफ इंडिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो सलीम अली को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर संयुक्त वन प्रबंधन को लेकर, किसको लेकर? संयुक्त वन प्रबंधन को लेकर पहला प्रस्ताव पास किया गया था। तो राजस्थान है, पंजाब है, उड़ीसा है, कर्नाटक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां पर संयुक्त वन प्रबंधन को लेकर पहली बार क्या पहला प्रस्ताव पास किया गया था। वहीं आप लोगों को पता होगा ये कि राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक, जो कि इसे किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप लोगों को पता होगा। पंजाब की राजधानी क्या है बच्चों? तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। उड़ीसा की राजधानी के रूप में बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? कटक है। ठीक, कटक है। तो उड़ीसा की राजधानी कटक नहीं, कटक तो वहां का सबसे फेमस शहर है, बल्कि उड़ीसा की राजधानी है बच्चों भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर है, ये आप लोगों को याद रखना है। वहीं कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। ठीक है, ध्यान रखना, कटक वहां का सबसे फेमस शहर है, ये फेमस शहर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्य में आप लोगों को मैं बता दूं, यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है। पूर्वोत्तर राज्य, तो पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है। किन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। उनमें जैसे कि अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो नागालैंड आता है, वहीं देखा जाए तो मिजोरम आता है, वहीं देखा जाए तो त्रिपुरा आता है। ठीक है, ये जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया। ठीक है, ये जो राज्य हैं कहीं ना कहीं इनमें यदि देखा जाए और भी राज्य यहाँ पर आप लोगों को पता है, तो 2 राज्य यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए स्किप किए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो 2 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये 5 राज्य मैंने बताए हैं। 2 राज्य आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है बच्चों। इन 7 सिस्टर के अंतर्गत यदि देखा जाए तो आदिवासी लोगों का निवास ज्यादा है। तो ये लोग अपनी खेती करने के लिए किसी एक क्षेत्र की क्या कर देते हैं? कटाई कर देते हैं। और फिर जब वहां की जो एक तरीके से उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के लिए यदि देखा जाए तो वो क्यों करते हैं? तो ये करते हैं स्थानांतरण के लिए बच्चों। किसके लिए करते हैं? ये स्थानांतरण के लिए करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? स्थायी वन वो वन जो कि कहीं ना कहीं एक ही स्थान पर पाए जाते हैं ज्यादा समय तक, लंबे समय तक। तो स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो हरियाणा में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, मध्य प्रदेश में है। तो प्यारे बच्चों, स्थायी वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्र है यदि हम बात करें तो वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है, जो मैं आप लोगों को बता दूं, कि इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर स्टेट। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सोया स्टेट। वहीं यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य को कहीं ना कहीं वनों का राज्य भी कहते हैं, वनों का राज्य, क्योंकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या है बच्चों? वन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना एक तरीके से यदि देखा जाए टाइगर प्रोजेक्ट कह दो या प्रोजेक्ट टाइगर कह दो, जो बाघों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई। किसको सुरक्षा बच्चों? बाघों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये कब की गई? 1980, 1976, 1973, 1970। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1973। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो देश की औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर। तो औसत वार्षिक वर्षा यानी कि जो पूरे भारत के सभी क्षेत्रों को मिलाकर जो
मिलती है तो वो है बच्चों 114 सेंटीमीटर। कितनी है? 114 सेंटीमीटर है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। वहीं भारत में सर्वाधिक वर्षा की यदि हम बात करें बच्चों, सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तो ये आप लोगों को मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यदि नहीं पता है तो याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम मेघालय में। मासिनराम जो कि कहां पर पड़ता है? ये मेघालय में। और बाकी भारत का एकमात्र स्थान या भारत का ऐसा स्थान जहां पर बारिश नहीं होती है तो वो स्थान है बच्चों लद्दाख। यहां पर क्या नहीं होती है? वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहां पर वर्षा की जगह क्या होती है बच्चों? बर्फबारी होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर इस क्षेत्र में यदि देखा जाए तो टेम्परेचर जो है, तापमान हमेशा कैसा होता है बच्चों? तापमान कम मिलता है। यहां पर क्या मिलता है? तापमान कम मिलता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, श्रृंगवेरा इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी में बनाया गया है? यानी कि इलाहाबाद जिसे कि आज वर्तमान में क्या बोलते हैं बच्चों? प्रयागराज कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। और आप लोगों को पता है प्रयागराज में 144 वर्ष के बाद अभी किस चीज का आयोजन हो रहा है बच्चों? तो 144 वर्ष बाद वहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। किसका आयोजन हो रहा है? महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो इसी प्रयागराज में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी में बनाया गया है? तो गंगा नदी में बनाया गया, यमुना नदी में, कावेरी नदी में, नर्मदा नदी में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा गंगा नदी। क्योंकि यहां पर यदि देखा जाए तो प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदी मिलती है बच्चों यहां पर? तो एक नदी मिलती है गंगा, ठीक, जो कि आप लोगों को याद रखना है। गंगा मिलती है, दूसरी मिलती है यमुना और तीसरी मिलती है सरस्वती। इन तीनों नदियों का जो संगम स्थान है वो किसको माना जाता है? प्रयागराज को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था? भोपाल झील, जिसे कहीं ना कहीं बच्चों आप लोगों ने यदि सुना हो तो इसे भोजताल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भोजताल। और यह भोजताल जिसे कहीं ना कहीं आर्द्र भूमि का दर्जा भी प्राप्त है। किसका दर्जा? ये आर्द्र भूमि। और ये जो आर्द्र भूमि या भोजताल जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था? 7वीं सदी में, 9वीं सदी में, 11वीं सदी में, 13वीं सदी में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बच्चों वो हुआ था 11वीं सदी में। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में। ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज, जो परमार वंश के एक जो राजा हुए थे, कौन? राजा भोज, इनके द्वारा एक तरीके से इनका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? हीराकुंड परियोजना गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, महानदी पर, नर्मदा नदी पर। तो प्यारे बच्चों हीराकुंड परियोजना की यदि हम बात करें तो ये कहां पर है हीराकुंड परियोजना? तो ध्यान रखना यह है उड़ीसा में। ठीक, और वहीं यदि इसके बारे में प्रश्न आता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का सबसे लंबा बांध। मैंने यहां पर लंबे बांध के बारे में बात की है, तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है बच्चों वो भी कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है, जो कि कहां पर है? उड़ीसा में है। और कौन सी नदी पर है बच्चों? तो ये ध्यान रखना महानदी पर है। ये कौन सी नदी पर है? ये महानदी पर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी महानदी पर एक फेमस शहर बसा हुआ है जो कि ये कटक, जो कि कहां पर पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, यहीं पर यदि देखा जाए तो भारत का क्या है बच्चों? चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये कटक में है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो ये एक बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बंगाल का शोक पूछा गया है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को, नर्मदा नदी को, ताप्ती नदी को, महानदी को। तो प्यारे बच्चों जो बंगाल का शोक यानी कि एक तरीके से भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहां पर बाढ़ आने के कारण इसको बंगाल का शोक कहा गया है। तो बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर। बाकी एक जो फेमस प्रश्न है जिसके बारे में बार बार प्रश्न आता है बच्चों, जैसे बिहार का शोक। किसका शोक बच्चों? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जिस नदी को कहा जाता है बच्चों वो है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। ऐसे ही यदि एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो चीन का शोक जिस नदी को कहा जाता है बच्चों वो है पीली नदी। कौन सी नदी है? पीली नदी है, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी की यदि हम बात करते हैं, दोनों किस राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है? ये मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के अलावा यदि इनका मुहाना की यदि हम बात करें तो ये इनका मुहाना जो बनता है वो कहां पर बनता है बच्चों? अरब सागर। ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो एक तरीके से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। किससे? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों को सामने यहाँ पे सरदार सरोवर बांध को लेकर। तो सरदार सरोवर बांध की यदि हम बात करें तो ये कहां पर है बच्चों? तो ये गुजरात राज्य में है। और किस नदी पर बना है ये? तो ध्यान रखना ये बना है जिस नदी पर, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पहला प्रश्न इसका सही हो जाएगा।
ठीक, पहला ऑप्शन नर्मदा नदी। दामोदर नदी पर यदि देखोगे आप तो दामोदर नदी पर कौन सा बना हुआ है, कोई कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं आपको बता दूं पंचेत बांध, पंचेत, ठीक, तो पंचेत है, बोकारो है, पंचेत बोकारो जो बांध बने हुए हैं ये कौन सी नदी पर बने हुए हैं बच्चों, दामोदर नदी पर बने हुए हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित है। खादीन एवं जोहद ये किस चीज से जुड़े हुए हैं बच्चों, तो ये ध्यान रखना, जल संरक्षण, यानी कि जल संरक्षण करने के लिए खादीन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित है, तो ये राजस्थान से है, हिमाचल प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है। तो जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद की यदि हम बात करें बच्चों तो ये संबंधित है राजस्थान राज्य से। किससे संबंधित है, ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पालर पानी कहा जाता है, कौन सा पानी, पालर पानी। तो भूमिगत जल को कहा जाता है, वर्षा के जल को कहा जाता है, समुद्री जल को कहा जाता है, या नाले के पानी को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों भूमिगत जल वो जल होता है जो भूमि के अंदर होता है, वर्षा का जल वो जल जो ऊपर से बारिश होकर जमीन पर आता है, समुद्री जल जो कि एक तरीके से लवण युक्त जल होता है, और जो बच्चों नाले का जो पानी होता है, इस नाले के पानी को एक तरीके से बोला जाता है पालर पानी। क्या बोलते हैं, पालर पानी कहते हैं, जो कि आप लोगों को याद रखना है। 40वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, यानी कि हमारे भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसके ऊपर कोई बांध नहीं बना हुआ है। तो चंबल नदी है, महानदी है, यमुना नर्मदा नदी है, यमुना नदी है। प्यारे बच्चों चंबल नदी की यदि हम बात करें तो चंबल नदी के ऊपर भी बहुत सारे बांध बने हुए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा राणा प्रताप सागर, कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध है, वहीं कोटा बैराज बांध है जो कि राजस्थान में है, ठीक है। महानदी पर मैंने आप लोगों को बताया, अभी महानदी पर कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है, जो कि आप लोगों को पता होगा। वहीं नर्मदा नदी पर यदि देखा जाए तो अभी आप लोगों ने देखा कौन सा, सरदार सरोवर बांध है, ठीक। लेकिन एकमात्र नदी है यमुना नदी जिसके ऊपर कोई बांध नहीं है। बच्चों यदि यमुना नदी की यदि हम बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है, ये तो गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक। वहीं भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में भी यदि नाम आता है तो वो यमुना नदी का, और इसी यमुना नदी के बारे में कहा जाता है कि इसका जो उद्गम स्थान है वो कौन सा ग्लेशियर है बच्चों, तो उसका उद्गम स्थल जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर है। चलिए अगला प्रश्न है 41वें नंबर का, कृष्णा नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों की जो कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है वो महाराष्ट्र राज्य से हुआ है। महाराष्ट्र राज्य में कहां से हुआ है, तो महाबलेश्वर की चोटी से, ठीक, महाबलेश्वर की चोटी से इसका उद्गम हुआ है। बल्कि इसका मुहाना की यदि हम बात करें कि इसका मुहाना कहां पर है, तो इसका मुहाना जो है बच्चों ध्यान रखना वो पूर्वी घाट में है। कौन से घाट में है, पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट में जहां पर ये जाकर अपना मुहाना बनाती है उसकी यदि हम बात करें तो कौन सी खाड़ी में बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। इसीलिए कहीं ना कहीं पूर्वी घाट पर या पूर्वी घाट जो है बच्चों, इस पूर्वी घाट को बोला जाता है कि ये कटा फटा घाट है, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र केरल तमिलनाडु, महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ऐसा कौन सा तर्क है जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए सही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात की थी। ऑप्शन है आपके सामने, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, ये बिल्कुल सही है भैया। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बहुउद्देशीय परियोजना से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ये बात गलत है कि आजीविका खत्म होती है, ठीक। एक और पढ़ते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योगों और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी वाला, यानी कि ये तर्क सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कृषि एक व्यवसाय है, कृषि कैसा व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय है, प्राथमिक है या आवासा दोनों है। तो इस प्रश्न के यदि उत्तर की यदि अपन बात करें तो कृषि एक ऐसा व्यवसाय है बच्चों जिसे कहीं ना कहीं किस स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। तो कृषि आप लोगों को पता होगा भारत एक कैसा देश है बच्चों, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कैसा देश है बच्चों, कृषि प्रधान देश है। और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था निर्भर यदि किसी चीज के ऊपर करती है तो वो किसके ऊपर निर्भर करती है, कृषि के ऊपर करती है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कृषि जिसके अंतर्गत आता है वो कौन सा क्षेत्र है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न,
कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे है? यानी कि कर्तन एक तरीके से काटना हो जाएगा बच्चों, दहन का मतलब एक तरीके से हो जाएगा जलाना। तो काटना और जलाना प्रणाली जो है इसका संबंध किससे है? व्यापारिक कृषि से है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से है, मिश्रित कृषि से है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, काटना एवं जलाने वाली प्रणाली को एक तरीके से बोला जाता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक। और पहले के लोग क्या है कि किसी भी एक क्षेत्र की वनस्पति को काटते थे, जलाते थे और वहीं पर रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आजकल इसी की जगह इसके साथ साथ वो क्या करने लगे हैं, इस चीज को भी अपनाने लगे हैं जिसे हम बोलते हैं स्थानांतरित कृषि बोलते हैं बच्चों। क्या, कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? भारत का एक राज्य जो कि बिल्कुल मध्य में बसा हुआ है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पामलू के नाम से, बेबर के नाम से, दहिया के नाम से, कोमान के नाम से। तो प्यारे बच्चों, भारत का एक राज्य जो कि मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि है, ठीक, जिसे कर्तन एवं दहन प्रणाली भी बोलते हैं, जीविका निर्वाह कृषि भी बोलते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से इसी स्थानांतरित कृषि को बच्चों झूम कृषि भी कहते हैं। कौन सी कृषि? झूम कृषि। तो इसे मध्य प्रदेश में जिस नाम से जाना जाता है वो है बेबर। क्या है बच्चों? बेबर है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, ओस, अमन, बोरो निम्न में से किस जलवायु से है? यानी कि ओस, अमन, बोरो निम्न में से किससे संबंधित है ये? तो गेहूं से संबंधित है ये, धान से संबंधित, चाय से संबंधित, कॉफी से संबंधित। तो प्यारे बच्चों, ओस, अमन, बोरो की यदि अपन बात करें तो ये किससे संबंधित है ये? तो ये धान से संबंधित है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक। गेहूं की यदि अपन बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बहुत बार आता है ट्रिटिकम वल्गैर। ट्रिटिकम वल्गैर इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है, या ट्रिटिकम एस्टिवम भी नाम इसका आता है बच्चों। ठीक है। चाय की यदि अपन बात करें, चाय का उत्पादन भारत में कहां पर होता है ज्यादातर? तो चाय का उत्पादन ज्यादातर होता है बच्चों असम में। कहां पर होता है ये? असम में। वहीं कॉफी का उत्पादन ज्यादा कहां पर होता है? तो कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटक में। वहीं धान की यदि अपन बात करें तो बच्चों धान का उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है 47वें नंबर का, गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है? यानी कि गन्ने की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है बच्चों? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधी, शीत कटिबंधी, भूमध्य सागरीय का और खा दोनों। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि अपन बात करें बच्चों, तो गन्ने की फसल के लिए यदि देखा जाए तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। गन्ना आप लोगों को पता होगा किस प्रकार की फसल है, तो गन्ने का बीज नहीं बल्कि गन्ने में एक तरीके से किस प्रकार का प्रवर्धन होता है बच्चों? तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो कायिक जनन होता है। कैसा जनन? कायिक। यानी कि गन्ने की ही एक किसी भाग को काटकर उसको जमीन के अंदर दबाया जाता है और फिर वही भाग कहीं ना कहीं दूसरा एक गन्ना का निर्माण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जहां पर गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है? तो वो है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर हो जाएगा आपका क्या? उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता है बच्चों? तो यह होता है गन्ने का। अगला प्रश्न है आपके सामने, 200 दिन पाला रहित, पाला एक तरीके से जो कोहरा है उसकी बात कर रहे हैं कि 200 दिन पाला रहित और खिली धूप निम्न में से किस फसल की आवश्यक दशा है? यानी कि उसको पाला भी नहीं चाहिए होता है और एक तरीके से खिली धूप निम्न में से किस फसल, और उसको चाहिए क्या होती है बच्चों? खिली धूप चाहिए होती है। ऐसा किस फसल के लिए जरूरी है? तो गन्ना के लिए, कपास के लिए, मूंगफली के लिए, चुकंदर के लिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसी दशा जिसके लिए आवश्यक है वो है आपका क्या? कपास। क्या है? कपास। कपास के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो कपास के लिए जिस मृदा की आवश्यकता होती है बच्चों वो है काली मृदा। और अपने भारत में काली मृदा का जो ज्यादा से ज्यादा विस्तार है वो है दक्कन के पठार में। कहां पर है बच्चों? दक्कन के पठार। और दक्कन के पठार का विस्तार की यदि अपन बात करें ज्यादातर कहां पर है ये? तो महाराष्ट्र राज्य में है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो 50वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? ऐसी कौन सी फसल है जिसे पीला सोना कहा गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गेहूं है, सोयाबीन है, चना है, मक्का है। तो प्यारे बच्चों, ये जो फसल है इसे बोलते हैं सोयाबीन को पीला सोना। कि सोयाबीन की यदि अपन बात करें तो सोयाबीन एक कैसी फसल है? ये
तिलहन वाली फसल है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। वहीं यदि देखा जाए सोयाबीन के बारे में बहुत बार प्रश्न आता है कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है बच्चों, तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है किसमें, सोयाबीन में। तो अभी आप लोगों के 50 प्रश्न हुए हैं, 50 प्रश्न और बाकी हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इस सीरीज में जुड़े हैं तो आपको पूरे टोटल 100 प्रश्न ही देखकर जाना है, क्योंकि इससे आपको 100 नहीं बल्कि 100 से 400 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं बच्चों। ठीक, मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए सीरीज की शुरुआत की है ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राप्त हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बच्चों आपके सामने है, माणिक्यलाल वर्मा थे, बलवंत सिंह मेहता थे, भूरेलाल बया थे, रमेश चंद्र व्यास थे। तो यदि हम बात करें मेवाड़ प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष थे, राजस्थान की बात हो रही है, तो ध्यान रखना बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। क्या हो जाएगा, बलवंत सिंह मेहता हो जाएगा, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार और गजब के प्रश्न आप लोगों के सामने है पूरे। ठीक है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, ऐसा कौन सा किला है जिस पर कहीं ना कहीं किसने, जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की लेकिन वो असफल रहा। तो लोहगढ़ भरतपुर है, बाला किला अलवर है, मांडलागढ़ में है, अचलगढ़ आबू है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहगढ़ भरतपुर का। कौन सा हो जाएगा, लोहगढ़ भरतपुर, जिस पर लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की लेकिन फिर भी वो क्या रहा, असफल रहा, जो कि आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर कौन सा मेला लगता है बच्चों, गोगा मेड़ी मेला लगता है। तो बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है या चूरू है। तो इसकी यदि अपन बात करें तो बच्चों तो गोगा मेड़ी जो लगता है वो कहां पर लगता है, ये हनुमानगढ़ जिले में लगता है, जो कि आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध सालीम सिंह हवेली स्थित है। तो प्रसिद्ध सालीम सिंह की जो हवेली है ये कहां पर स्थित है बच्चों, तो नवलगढ़ में है, मुकुंदगढ़ में है, पिलानी में है, जैसलमेर में है। तो इस प्रश्न के यदि उत्तर की यदि हम बात करें कि प्रसिद्ध सालीम सिंह हवेली जो स्थित है बच्चों ये कहां पर स्थित है, ये जैसलमेर में है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। 1857 की क्रांति की यदि हम बात करें बच्चों तो 1857 की क्रांति भारत का पहला विद्रोह माना जाता है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। पहला क्या माना जाता है इसको, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा रहा, तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम रहा बच्चों 1857 का। और इसी पहले स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश के में जो शहीद व्यक्ति जो थे उनका नाम याद रखिएगा बच्चों, मंगल पांडे। इन्हीं की ये कुर्बानी रही थी जिनकी वजह से हम आज स्वतंत्र भारत में एक तरीके से चैन की सांस ले रहे हैं। ठीक, तो मंगल पांडे वो पहले व्यक्ति थे जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे। ठीक, तो 1857 की क्रांति के समय वहां के शासक कौन थे, कहां के, कोटा के। महाराव राम सिंह फर्स्ट, महाराव राम सिंह सेकंड, महाराव माधो सिंह, महाराव उम्मेद सिंह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा महाराव राम सिंह सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। तो अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर बच्चों जरगा है, शेर है, तारागढ़ है, अचलगढ़ है। तो यदि हम इस प्रश्न के उत्तर की यदि अपन बात करें बच्चों तो अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर जो है वो है शेर। कौन सा है, शेर है, जिसकी ऊंचाई की यदि अपन बात करें तो 1592 मीटर है। बाकी पहले शिखर की यदि हम बात करें तो राजस्थान का पहला या फिर अरावली का सबसे पहला शिखर कौन सा है बच्चों, तो वो है गुरु शिखर। कौन सा है, गुरु शिखर है, जो कि आप लोगों को पता होगा। इसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो कितनी है बच्चों, 1722 मीटर है। यहीं गुरु शिखर पर ही एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट आबू। कौन सा पर्वत है बच्चों, माउंट आबू है। और इसी माउंट आबू पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि है दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है बच्चों, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहां पर है, तो माउंट आबू पर है। कौन सी पर्वतमाला पर है ये, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला पर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है NH15, तो इस NH15 के ऊपर जो नगर स्थित है वो कौन से हैं, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है,
वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। तो वर्षा के जल का जो संग्रहण किया जाता है वो किस चीज के लिए लाभदायक है? तो सिंचाई के लिए है, कृषि के लिए है, जल विद्युत उत्पादन के लिए है, या भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए है? तो प्यारे बच्चों, जो वर्षा के जल का संग्रहण है इसका ज्यादातर उपयोग जो किया जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। किसके लिए? तो भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए किया जाता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है बच्चों जहां पर किसका उत्पादन होता है? टंगस्टन। टंगस्टन की यदि मैं बात करूं तो बच्चों, टंगस्टन एक ऐसी धातु होती है जिसका गलनांक जो होता है बहुत उच्च होता है। गलनांक क्या होता है? उच्च। वहीं टंगस्टन की यदि अपन बात करें, टंगस्टन का जो प्रयोग होता है जो हमारे विद्युत बल्ब होते हैं, विद्युत बल्ब, ठीक, इस विद्युत बल्ब में एक तरीके से देखा होगा जो अंदर की तरफ ऐसी स्प्रिंग जो बनी होती है, यह जो स्प्रिंग होती है ये किसकी बनी होती है बच्चों? टंगस्टन की बनी होती है। तो इसका उत्पादन भीलवाड़ा में, उदयपुर में, नागौर में, जयपुर में। तो टंगस्टन का जो उत्पादन होता है बच्चों वो कहां पर होता है? ये नागौर में होता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं कि राजस्थान में सोयाबीन का ज्यादातर उत्पादन जो होता है बच्चों वो कहां पर होता है? गंगानगर हनुमानगढ़, कोटा बारा, बूंदी टोंक, जयपुर दौसा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो हो जाएगा कोटा बारा। क्या हो जाएगा? कोटा बारा हो जाएगा। बाकी मैंने अभी आपको सोयाबीन के बारे में बताया है कि सोयाबीन एक तरीके से देखा जाए तो किस प्रकार की फसल है बच्चों ये? तो सोयाबीन के बारे में याद रखिएगा, ये एक खरीफ की फसल है। कैसी फसल है ये? खरीफ की फसल है। और वहीं यदि देखा जाए तो इसी सोयाबीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है, पहली बात तो ये सतलज नदी पर है, गंगा नदी पर है, रावी नदी पर है, व्यास नदी पर है। तो प्यारे बच्चों, भाखड़ा नागल परियोजना की यदि अपन बात करें तो ये कौन सी नदी पर है? ये सतलज नदी पर है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी से यदि देखा जाए भाखड़ा नागल परियोजना से तो एक नहर निकाली गई है, जो कि है कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर की यदि अपन बात करें तो भारत की सबसे बड़ी यदि नहर यदि कोई सी है तो वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। जिससे सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी राज्य को हुआ है बच्चों तो वो राज्य कौन सा है? राजस्थान। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिससे सबसे ज्यादा लाभ हुआ है इंदिरा गांधी नहर से? तो वो राज्य है कौन सा? राजस्थान है। ठीक, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है। सेंद्रीय किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सेंद्रीय पेट्रो रसायन के लिए है, सूती वस्त्र के लिए है, रासायनिक उर्वरक के लिए है, सीमेंट के लिए है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका रासायनिक उर्वरक। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र आपका? सिंदरी। वहीं सूती वस्त्र के लिए फेमस जो शहर है बच्चों, मैं आपको बता दूं कौन सा है? मुंबई है, जो कि किसके लिए फेमस है? ये कहीं ना कहीं सूती, इसे कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से बच्चों? कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन से शहर को? मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को क्या बोलते हैं बच्चों? मुंबई को और भी आप लोगों को पता होगा, भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार भी बच्चों एक तरीके से किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, यानी कि जो उत्तर का भारत है यहां पर जैसे शीत ऋतु जो है, ठंड का जो समय है, इस शीत ऋतु में वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, शीतलहर, इनमें से सभी। यानी कि भारत के अंतर्गत यदि हम बात करें, एक छोटा सा मैप लें और अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस भारत के मैप में शीत ऋतु के दौरान जो बारिश होती है बच्चों वो इन पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इन पश्चिमी विक्षोभ की यदि हम बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ को जेट स्ट्रीम की धारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम की धारा बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ हो जाएगा, जो कि आप लोगों को याद रखना है। 64वें नंबर का प्रश्न है बच्चों, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष जो है वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ज्वारी वन में, शीतोष्ण वन में, मरुस्थली वन में, भूमध्य सागरीय वन में। तो सुंदरी वृक्ष की यदि मैं बात करूं आप लोगों से तो सुंदरी वृक्ष जो है बच्चों, इन्हीं ये जिस वन में पाए जाते हैं वो है मैंग्रोव वन। ठीक, और मैंग्रोव वन की यदि अपन बात करें तो ये ज्यादातर जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये है सुंदरवन डेल्टा वाले क्षेत्र में, सुंदरवन डेल्टा। हालांकि सुंदरवन डेल्टा का जो नाम पड़ा है बच्चों किसके कारण पड़ा है? ये सुंदरी नामक वृक्ष के कारण ही पड़ा है। कौन से वृक्ष? सुंदरी नामक वृक्ष के कारण ही पड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं ये। बाकी इस मैंग्रोव वन को एक और जिस नाम से जाना जाता है बच्चों वो है ज्वारी वन। कौन सा वन है? ज्वारी वन है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश
प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? तो हिमालय है, गंगा का मैदान है, थार मरुस्थल है, दक्षिण का पठार है। तो प्राचीन गोंडवाना, प्यारे बच्चों किसकी बात हो रही है? प्राचीन गोंडवाना। तो प्राचीन गोंडवाना का जो भाग है बच्चों वो है, ध्यान रखना, दक्षिण का पठार। किसका, कौन सा पठार? दक्षिण। तो भारत में यदि देखा जाए तो ये वाला जो हिस्सा है एक तरीके से इसकी यदि हम बात करें तो ये किसका हिस्सा है बच्चों? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, बाकी इससे ऊपर का जो भारत का हिस्सा जिसे हम मानते हैं ये किसका हिस्सा माना जाता है? तो ध्यान रखना, ये अंगारा लैंड का हिस्सा माना जाता है, अंगारा लैंड। और ये किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, भारत का एकमात्र मरुस्थल जो कि गर्म मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, तो गर्म मरुस्थल के रूप में जाना जाता है कौन सा है आपका? थार मरुस्थल, जो कि कहां पर पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है बच्चों। ठीक, वहीं राजस्थान में ऊंट का, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान का जहाज किसको कहा जाता है? राजस्थान का जहाज। तो राजस्थान का जहाज बच्चों किसको कहा जाता है? ये ऊंट को कहा जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। ऐसा सागर जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है बच्चों? लवण पाया जाता हो, यानी कि जिसमें एक तरीके से देखा जाए तो NaCl की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, लवण युक्त तो होता है, तो वो है लाल सागर है, अरब सागर है, मृत सागर है, बाल्टिक सागर है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मृत सागर। कौन सा हो जाएगा? मृत सागर, जिसमें यदि देखा जाए तो वहां पर लवणता जो है उसमें कितने प्रतिशत है? तो 33.7% वहां पर उस जल की क्या है? लवणता है। वहीं यदि देखा जाए तो इसे एक तरीके से मृत सागर जो है इसे साल्ट सागर भी कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसे? साल्ट सागर भी कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वहीं अरब सागर की यदि हम बात करें तो बच्चों भारत के जस्ट इधर की तरफ देखेंगे हम, पश्चिम की तरफ, तो यहां पर कौन सा सागर है? ये अरब सागर है। ठीक, वहीं बाल्टिक सागर की यदि हम बात करें तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में? ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन सा सागर आपका? बाल्टिक सागर। और वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूरोप के नीचे वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कौन सा सागर बच्चों? लाल सागर, जो कि कहीं ना कहीं अफ्रीका को अलग करने का भी काम करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने 67 नंबर का प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत बच्चों समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, ओजोन मंडल है, आयन मंडल है। तो मैं आपको बता दूं वायुमंडल की परतों के बारे में कि सबसे निचली परत बच्चों है जो है क्षोभ मंडल। ठीक, इसी क्षोभ मंडल के ऊपर की यदि हम बात करें तो बच्चों इसके ऊपर जो मिलती है उस परत का नाम है समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर वाली परत की यदि अपन बात करें बच्चों, इस परत का नाम है कहीं ना कहीं मध्य मंडल। कौन सी मंडल है? ये मध्य मंडल। इस मध्य मंडल के ऊपर की यदि अपन बात करें तो इसके ऊपर पाया जाता है आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर की यदि अपन बात करें बच्चों तो इसके ऊपर है ताप मंडल। ठीक, और ताप मंडल के ऊपर की यदि बात करें तो बच्चों तो इसमें आता है बहिर्मंडल। कौन सा मंडल? बहिर्मंडल। अब यहां पर पूछा गया है सबसे निचली परत कौन सी है बच्चों? तो सबसे निचली परत जो कि आपके सामने दे रखी है क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल। अब यहां पर मैं आपको बता दूं जितनी भी पृथ्वी पर मौसम संबंधी घटना होती है बच्चों, कौन सी? मौसम संबंधी घटना जो होती है ये क्षोभ मंडल पर होती है। ओजोन गैस या ओजोन परत जहां पर पाई जाती है वो कौन सा मंडल है बच्चों? आपका समताप मंडल है। पृथ्वी पर जो संचार का आवागमन जो होता है वो कौन से मंडल से होता है बच्चों? तो ये होता है आयन मंडल से। ताप का जो वितरण होता है बच्चों वो कौन से मंडल से होता है? तो ये ताप मंडल से होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको एक छोटे से क्वेश्चन से दे दी है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, परतें किन चट्टान में पाई जाती है? परतें यानी कि ऐसी, यानी कि कहीं ना कहीं एक प्रकार, फिर दो प्रकार, फिर तीन प्रकार, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं समय अंतराल के अनुसार जिनमें परिवर्तन होता गया। यानी कि एक साल में यहां पर इतने मान की कहीं ना कहीं चट्टान का निर्माण हुआ था, फिर अगले साल दूसरी चट्टान का निर्माण, फिर अगले साल तीसरी चट्टान का निर्माण, ऐसे दर पे दर सालों के अंतराल के अनुसार यहां पर अलग अलग चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ऐसी चट्टानें पाई जाती है आग्नेय चट्टान में, रुमांद्री चट्टान में, औषधि चट्टान में, इनमें से सभी। तो परतें जिन चट्टानों में पाई जाती है बच्चों वो है औषधि चट्टान। एक तरीके से पृथ्वी पर जीवाश्मों के जमा होने से, किसके? जीवाश्मों के जमा होने से ही एक तरीके से औषधि चट्टान का निर्माण हुआ है, या जीवाश्मों के जमा होने से ही बच्चों किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है? परतों का निर्माण हुआ है। और इन्हीं औषधि चट्टान या जीवाश्मी चट्टान से ही यदि एक तरीके से देखा जाए तो किनको निकाला जाता है बच्चों? इन्हीं से खनिज तेल को प्राप्त किया जाता है। खनिज तेल को जो प्राप्त है, या कोयला या पेट्रोलियम जो है वो इसी प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है, औषधि चट्टानों से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी निर्मित होती है। तो यू आकार की घाटी जो निर्मित होती है बच्चों नदियों द्वारा होती है, हिमानी द्वारा होती है, हवाओं द्वारा होती है, भूमिगत जल द्वारा होती है। तो पृथ्वी के ऊपर जो इस प्रकार की जो घाटी निर्मित होती है बच्चों वो किसके द्वारा होती है? तो यह होती है प्यारे बच्चों हिमानी द्वारा। हिमानी मतलब कि एक तरीके से किसके द्वारा होती है? ये
बर्फ के द्वारा होती है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। वहीं यदि देखा जाए इस प्रश्न के उत्तर के बारे में, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो नदी के द्वारा जिस घाटी का निर्माण होता है, तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, जिसे बच्चों बोलते हैं गार्ज। ठीक, या गार्ज को एक तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है कैनियन। तो कैनियन का जो निर्माण होता है बच्चों, वो नदियों के द्वारा होता है। और यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है बच्चों, वो किसके द्वारा होता है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण बर्फ के द्वारा होता है। और हवाओं द्वारा जिस चीज का निर्माण होता है बच्चों, उन्हें बोलते हैं बालुका। क्या बोलते हैं? बालुका। और बालुका से जो निर्मित झीलें होती है उन्हें इस प्रकार से प्लाया बोलते हैं। और इस प्रकार की जो झीलें देखने को मिलती है बच्चों, वो कहां पर मिलती है? ये राजस्थान में देखने को मिलती है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी पर आप लोगों को पता होगा, ये नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बच्चों ये ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में आते हैं कि पृथ्वी पर जो महाद्वीप की संख्या है वो कितनी है? 7 है। उन 7 महाद्वीप के नाम आपको पता होना चाहिए। एशिया है, यूरोप है, ठीक है। वहीं यदि देखा जाए तो बच्चों उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका के अलावा दक्षिण अमेरिका है। ठीक, दक्षिण अमेरिका के बाद क्या है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद बच्चों कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। तो कितने महाद्वीप हो गए ये? यदि देखा जाए तो ये हो जाएंगे आपके कितने कि 1 2 3 4 5 6। एक जो महाद्वीप बचा है जो कि है अफ्रीका। तो पृथ्वी पर यदि महाद्वीप की संख्या की यदि अपन बात करें तो कितने महाद्वीप है? 7। और वही यदि बात बच्चों महासागर की यदि हम करें कि पृथ्वी पर महासागर की संख्या कितनी है, तो महासागर की संख्या है 5। तो महासागर कौन कौन से हैं? एक तो प्रशांत महासागर है, एक आप लोगों को पता होना चाहिए हिंद महासागर है, एक महासागर आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? आर्कटिक। एक महासागर की यदि हम बात करें तो अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक। और एक महासागर जो कि है अटलांटिक। तो पृथ्वी पर जो महासागर की संख्या है बच्चों वो कितनी है? 5 है। और बाकी महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7 है। तो सबसे बड़े महाद्वीप की यदि बात हो रही है बच्चों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति है बच्चों उपराष्ट्रपति होता है, विपक्ष का नेता होता है, गृह मंत्री होता है, या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है? तो प्यारे बच्चों जो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसकी यदि हम बात करें तो वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक, तो उपराष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है बच्चों वो कौन करता है? संविधान के नियम के अनुसार करता है राष्ट्रपति। कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है। यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होता है तो उस कंडीशन में करता है कौन? उपराष्ट्रपति करता है। लेकिन प्राथमिकता यदि दी जाए तो पहले नंबर पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और भारत का पहला नागरिक किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। वहीं यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी यदि चीज देखा जाए कि संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है, तो बच्चों संविधान का जो संरक्षक है किसका? संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? ये संविधान का संरक्षक कहा जाता है बच्चों सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, या संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। भारत का सर्वोच्च सेनापति है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। तो प्रमुख सेनाध्यक्ष होता है, मुख्य सेनाध्यक्ष होता है, ये मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो भारत का सर्वोच्च सेनापति जो होता है बच्चों वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। कहा जाता है तीनों सेनाओं का प्रमुख। किसका? तीनों सेना। ठीक है, एग्जाम में आता है ये। तीनों सेना का प्रमुख किसको माना जाता है? तो तीनों सेना का जो प्रमुख माना जाता है बच्चों वो किसको माना जाता है? ये राष्ट्रपति को माना जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को बता दूं 3 सेना कौन कौन सी? थल सेना, जल सेना और एक और कौन सी? वायु सेना। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर थल सेना के बारे में बता रहा हूँ कि जो थल सेना दिवस है बच्चों वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। बाकी आप लोग मुझे बताइए जल सेना और वायु सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति भारत के नागरिक के द्वारा चुना जाता है बच्चों, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा, समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। तो प्यारे बच्चों भारत के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन कौन कौन से? तो संसद के दोनों सदन में आ जाता है बच्चा लोकसभा और एक और कौन सी चीज आती है? राज्यसभा। और उसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि इसके अलावा जो विधानसभा है, इन विधानसभा के कौन से सदस्य बच्चों? केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? जो राजस्थान राज्य है यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है बच्चों ये कितनी है? तो लोकसभा की सीट 21 है, 30 है, 26 है, 25 है। तो लोकसभा की यदि हम बात करें बच्चों तो लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 25 है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। कितनी है? 25 है। यहां पर यदि आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत अच्छा एक छोटा सा प्रश्न है कि संसद के बारे में, ठीक, कहीं ना कहीं राज्यसभा के बारे में, और एक आप लोगों को पता होना चाहिए लोकसभा के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा। इन तीनों का उल्लेख भारत के कौन कौन से संविधान में है बच्चों? तो इसका उल्लेख 79 में है, इसका 80 में है और इसका 81 में है। यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? मतलब भारत का जो संविधान है उस भारत के संविधान में कौन सी विशेषता नहीं है जो इन चार ऑप्शन में दे रखी है? तो प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो प्यारे बच्चों, हमारे भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है और जो उसकी विशेषता है उस विशेषता में यदि शामिल नहीं है तो वो है कौन सा? प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, जो कि इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकार की संख्या कितनी है? यानी कि हमारे भारत के संविधान में कौन सा संविधान संशोधन हुआ बच्चों? 44वां संविधान संशोधन हुआ। अब ये 44वां संविधान संशोधन जो है इससे हमारे मूल अधिकारों में क्या परिवर्तन हुआ? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पहले मूल अधिकार की संख्या हुआ करती थी बच्चों, वो कितनी थी? मूल रूप से, ठीक, मूल रूप से हमारे भारत के संविधान में मूल अधिकारों की संख्या थी 7। लेकिन आपको पता है कि जो 7वां जो मूल अधिकार था वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था बच्चों? संपत्ति का जो अधिकार है इसे हटा दिया गया है, ठीक, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है, तो अब मूल अधिकार की संख्या कितनी बची है बच्चों? तो मूल अधिकार की संख्या बची है 6। कितनी बची है? 6 बची है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि 44वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं बता दूंगा, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों के भी कमेंट बॉक्स में आंसर देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने यहां तक इस सीरीज को देखा है। अगला है, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? यानी कि संविधान के निर्माण के लिए जो पहली बैठक आयोजित की गई थी बच्चों, ये कब की गई थी? 15 दिसंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1930। तो प्यारे बच्चों, संविधान सभा के निर्माण के लिए जो पहली बैठक आयोजित की गई थी यह की गई थी 9 दिसंबर 1946। कब की गई थी ये? 9 दिसंबर 1946। और 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक की आयोजित की गई थी तो इसके जो अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थाई अध्यक्ष, ठीक, तो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जिनको चुनाया गया था बच्चों वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि आप लोगों को याद रखना है, ये चुने गए थे। बाकी जब इसकी यदि जो एक रियल बैठक हुई थी या दूसरी बैठक बोल सकते हैं, ठीक, जो कि कब हुई थी? 11 दिसंबर को हुई, 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को जब इसकी दूसरी बैठक हुई थी तो इसके जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में जिसको चुना गया था बच्चों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आप लोगों को याद रखना है। 26 जनवरी 1930 की बात बता दूं मैं आपको कि पहली बार देश में स्वाधीनता दिवस, देश में फर्स्ट टाइम, यदि फर्स्ट टाइम की यदि हम बात करें स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था बच्चों, तो देश में पहली बार स्वाधीनता दिवस जो मनाया गया था यह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसीलिए हम हमारे भारत के संविधान को याद रखने के लिए या इस दिवस को याद रखने के लिए 26 जनवरी को ही कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों? तो 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, और 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान क्या होता है बच्चों? लागू होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? यानी कि जो 51A है, इस 51A में जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं बच्चों कितने हैं? यदि इस प्रश्न के उत्तर की यदि अपन बात करें बच्चों तो मूल रूप से कितने थे? तो मूल रूप से यदि देखा जाए बच्चों तो मूल रूप से पहले यदि देखा जाए तो 10 थे, लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए बच्चों तो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है जो है वो बच्चों कितनी है? 41 है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, 80वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जुलाई 1950। तो आप सभी को पता है बच्चों 15 अगस्त 1947 को देश क्या हुआ था? तो देश आजाद होने की तारीख जो है वो है 15 अगस्त 1947, और संविधान लागू होने की तारीख जो है बच्चों वो है 26 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 होगा, यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 81वां प्रश्न है,
ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? यानी कि जो ब्रिटिश की संसद है इसने किस वर्ष में कानून पास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? तो 1858 में किया बच्चों, 1859 में, 1860 में, 1861 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो होने वाला है 1858। क्या होने वाला है? 1858 में इन्होंने एक कानून पास किया और कानून पास करने के बाद किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे के सारे अधिकार क्या कर लिए? छीन लिए गए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो महात्मा गांधी की यदि हम बात करें, जिन्हें हम भारत के किसके रूप में मानते हैं बच्चों? राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ आप लोगों को पता होगा 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है। कहां पर हुआ है? ये पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर नामक स्थान जो कि कहां पर पड़ता है बच्चों? ये गुजरात में पड़ता है। गांधी जी ने जो आत्मकथा लिखी, इनकी जो आत्मकथा थी, ध्यान रखना प्रारंभ में यदि देखा जाए, प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारंभ में जो इनके द्वारा लिखी गई थी ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो प्रारंभ में गुजराती भाषा में लिखी गई थी, जो कौन सी थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आप लोगों को याद रखना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में इसका क्या कर दिया था? अंग्रेजी में एक तरीके से इसका ट्रांसलेट कर दिया था, अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था। तो अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया था, इसलिए महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो मूल रूप से गुजराती में लिखी थी, लेकिन बाद में इसका क्या कर दिया बच्चों? इसका कहीं ना कहीं क्या कर दिया? अनुवाद कर दिया गया। तो इसका अनुवाद जो किया गया वो किसके रूप में किया था? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, महान नागा महिला गिंडालियो को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो महान नागा महिला थी एक, गिंडालियो को, नागा महिला एक तरीके से नागालैंड की महिला थी। ये कौन से राज्य की? नागालैंड की महिला थी। और ये एक तरीके से देखा जाए तो कौन सी जनजाति की थी? ये तो नागा जनजाति की ये एक तरीके से महिला थी। इनको कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो रानी की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो क्या हो जाएगा बताइए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो कहीं ना कहीं यदि हम बात करें कि महान नागा महिला गिंडालियो को रानी की उपाधि किसने दी थी? ये तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और किसके लिए दी थी? ये साहस के लिए दी थी बच्चों ये। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं। तो माझा प्रवास के जो लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे है, नारगेट है, सीताराम पांडे है, मंगल पांडे है। तो 1857 की क्रांति जो हुई थी इसके लिए माझा प्रवास के जो पुस्तक है बच्चों, इसके जो लेखक हैं वो याद रखिएगा विष्णु भट्ट गोडसे। कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। 1857 की क्रांति की यदि हम बात करें तो 1857 की क्रांति का जो सबसे मुख्य कारण था वो क्या था? तो प्यारे बच्चों, चर्बी वाले कारतूस। क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। और इन्हीं चर्बी वाले कारतूस को काटने से इंकार जिस व्यक्ति ने किया था वो व्यक्ति कौन थे बच्चों? मंगल पांडे। इसीलिए कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो 1857 की क्रांति में शहीद पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो मंगल पांडे जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 85वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है ये कि कानपुर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने, कुंवर सिंह ने। तो प्यारे बच्चों, जो कानपुर है, कानपुर की तरफ से जिन्होंने नेतृत्व किया था वो क्या था? नाना साहेब ने। ठीक, नाना साहेब की यदि हम बात करें तो नाना साहेब का जो दूसरा नाम मिलता है वो मिलता है धोंदू पंत। क्या नाम मिलता है? धोंदू पंत इनका दूसरा नाम मिलता है। वहीं तात्या टोपे की यदि हम बात करें, तात्या टोपे का जो मूल नाम मिलता है वो मिलता है बच्चों रामचंद्र पांडुरंग। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है रामचंद्र पांडुरंग, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और एक और व्यक्ति ऐसे ही आप लोगों को बता दूं, तानसेन। तानसेन के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक थे। इनका मूल नाम मिलता है रामतनु पांडे। क्या मिलता है बच्चों? रामतनु पांडे मिलता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे मिलता है। वहीं यदि देखा जाए धोंदू पंत किसका नाम? नाना साहेब का। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। और स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम मिलता है वो क्या नाम मिलता है? नरेंद्र नाथ दत्त मिलता है। नरेंद्र नाथ दत्त, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 86 का। मैंने आप लोगों से कहा है यदि इस सीरीज को स्टार्ट किया है बच्चों तो इस सीरीज में टोटल आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं, यानी कि ये पूरी श्रृंखला आपकी 1000 तक ही जाएगी। बस अब यहाँ पर साहस देखना है कि आप लोग कितने तरीके से इस सीरीज को पसंद करते हो। ठीक है, और ये एसएसटी के लिए एक तरीके से रामबाण है बच्चों। लेवल 2 में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है यदि आपने पूरी वीडियो सीरीज को देखा है। आईने ए अकबरी में
अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो आईने ए अकबरी में अबुल फजल की यदि अपन बात करें तो मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो 22, 33, 44, 66। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 66। कितने प्रकार की? तो 66 का उल्लेख किया है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत यात्रा की? तो ऐसा कौन सा यात्री था जिसको भारत की 6 बार याद आई, यानी कि भारत की 6 बार यात्रा की? तो मनुची था, थेवनोट था, बर्नियर था, टेवरनियर था। तो प्यारे बच्चों भारत की 6 बार यात्रा करने वाला जो यात्री था वो कौन था? टेवरनियर। वहीं आप लोगों को मैं बता दूं एक व्यक्ति जिसके बारे में आपको पता होगा, वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था बच्चों? तो वास्को डिगामा, ध्यान रखना कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है सिंपल, ये पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का? पुर्तगाल का निवासी था, जो कि भारत कब आया था? ये 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा बादशाह है जिसे हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न के उत्तर की यदि अपन बात करें तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो अकबर के काल को कहा जाता है। किसके काल को कहा जाता है बच्चों? ये अकबर के काल को कहा जाता है। वहीं औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि इसको क्या कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। वहीं यदि जहांगीर की यदि अपन बात करें तो जहांगीर के काल को किसके लिए जाना जाता है बच्चों? न्याय के लिए जाना, न्याय के लिए जिसका न्याय के काल के लिए जिसको जाना जाता है वो जहांगीर का काल है। वहीं चित्रकला के लिए या चित्रकला का स्वर्ण युग कौन सा काल था? ये जहांगीर का काल था। और स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है बच्चों, या जिस समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों का निर्माण हुआ है वो किसके काल में? शाहजहां के काल में हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 89वां। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? यानी कि अकबर ने जब कहां पर बच्चों? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था 1567-68 में, जब वहां का शासक कौन था? महाराणा प्रताप थे, महाराणा उदय सिंह थे, जयमल थे, महाराणा अमर सिंह थे। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि अपन बात करें बच्चों तो वहां के उस समय के जो राजा थे या शासक थे महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह की यदि हम बात करें तो ये मेवाड़ राजवंश के कौन से नंबर के राजा थे बच्चों? ये तो मेवाड़ राजवंश के ये 12वें शासक थे। कौन से शासक थे ये? 12वें। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इस दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? गुलामी से है, बंदरगाह से है, फैक्ट्री से है, शुल्क मुक्त व्यापार से है? तो दस्तक से तात्पर्य यदि देखा जाए बच्चों तो यह है शुल्क मुक्त व्यापार। क्या है बच्चों? शुल्क मुक्त व्यापार है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 91वां। संत जाम्भोजी का जन्म कहां हुआ है? तो संत जाम्भोजी का स्थान पीपासर में, जेतारण में, गागरोन में, नागौर में। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा पीपासर। तो संत जाम्भोजी का जो जन्म हुआ है बच्चों वो कहां पर हुआ है? ये पीपासर में हुआ है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? संत दादू की जो मृत्यु हुई बच्चों सांभर में हुई है, आंबेर में, नारायणा में या पुष्कर में? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो जिस स्थान पर उनकी मृत्यु हुई थी वो स्थान है नारायणा। ठीक, किसकी मृत्यु की बात हो रही है? ये संत दादू की मृत्यु की। अगला प्रश्न है दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र क्या था? जो एक चिश्ती सिलसिला था बच्चों इसका प्रमुख केंद्र क्या था? गुलबर्ग था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, बीदर था। तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की यदि अपन बात करें तो जो इसका मुख्य केंद्र था बच्चों वो था कौन सा? गुलबर्ग। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं एक प्रश्न आता है बच्चों, एक आता है सोनमर्ग, ठीक, और एक आता है गुलमर्ग। ये बर्ग है लेकिन ये सोनमर्ग और गुलमर्ग। ये सोनमर्ग और गुलमर्ग कहां पर है बच्चों? तो एक तरीके से ये सोनमर्ग और गुलमर्ग ये पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। क्या है ये? तो प्यारे बच्चों यहां पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और एक और नाम आता है ये यसुमर्ग। ये कहां पर है? तो ये है कहां पर? जम्मू कश्मीर में घास के मैदान। ठीक है, और ये ऊपर जो लिखा है बच्चों वो क्या लिखा है? बर्ग लिखा है और ये मर्ग है। अगला प्रश्न है नूहे सिपीहर के रचनाकार हैं। तो नूहे सिपीहर के रचनाकार अमीर खुसरो है, दारा शिको है, मलिक मोहम्मद जायसी है, शेख निजामुद्दीन है। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें बच्चों तो वो है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा में है,
दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में है, अजमेर में है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में है, और फतेहपुर जो पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है, जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 96वें नंबर का प्रश्न है। आप लोगों से स्टार्टिंग में ही कहा था प्यारे बच्चों की पूरे 100 क्वेश्चन इसमें हम रखने वाले हैं। ठीक, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? तो महाजनपद काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो 96वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मौर्य काल में। यानी कि भारतीय इतिहास में पहली बार यदि लोगों के जन्म एवं मृत्यु की यदि अपन बात करें तो इसका पंजीयन किस काल में किया गया था, तो ये मौर्य काल में किया गया था। आप लोगों को बता दूं महाजनपद टोटल कितने थे बच्चों, तो 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में से एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण में था, जो कि कौन सा था, अश्मक। ये कहां पर था बच्चों, दक्षिण में था। ठीक, वहीं कुषाण काल का जो सबसे महान शासक जिसका नाम आता है बच्चों, क्या नाम आता है, कनिष्क, जो कि आप लोगों को याद रखना है। गुप्त काल का जो सबसे महानतम शासकों में जिसका नाम मिलता है बच्चों, वो मिलता है समुद्रगुप्त। ठीक, जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। मौर्य काल का जो सबसे महान शासक जिसका नाम मिलता है बच्चों, सम्राट अशोक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, 97वें नंबर का प्रश्न है। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर शासक के शासन के अंतर्गत बने। मतलब ऐसा कौन सा शासन है जिसके काल में ये बने? तो पल्लव के काल में बने, चालुक्य काल में, चोल के काल में, या काकतीय वंश के काल में? तो प्यारे बच्चों यदि इनकी हम बात करें तो ये जिस व्यक्ति के काल में बने हैं वो पल्लव शासक जब था तब उनके काल में ये बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा कहा या ऐसा लिखा है? तो रामगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, समुद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्योंकि चंद्रगुप्त इन्हें कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं के काल में चीनी यात्री फाहियान क्या आया था, भारत आया था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। वहीं चीनी यात्री हेनसांग के बारे में बता दूं मैं आपको, चीनी यात्री हेनसांग, कि हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हेनसांग जिस व्यक्ति के दरबार में भारत आया था वो था हर्षवर्धन। किसके दरबार में बच्चों? हर्षवर्धन। वहीं एक और बात बता दूं, यहां पर यदि आया है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज जिस व्यक्ति के दरबार में आया था वो आया था चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया था वो कौन था? मेगास्थनीज था। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो कि आप लोगों को पता है अशोक स्तंभ है। इसको कहां से लिया गया है बच्चों? तो सांची स्तंभ से लिया गया, सारनाथ स्तंभ से लिया गया, इलाहाबाद स्तंभ से लिया गया, लुम्बिनी स्तंभ से लिया गया। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है बच्चों वो लिया गया सारनाथ स्तंभ से। कहां से लिया गया है ये? सारनाथ स्तंभ से। प्यारे बच्चों आज का आखिरी सवाल, यानी कि हमारी सामाजिक अध्ययन के जो 1000 प्रश्न की सीरीज चल रही है उस सीरीज के अंतर्गत आज 100वें नंबर का जो प्रश्न है वो है आपके सामने, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तो विदिशा, पुरुषपुर, अहिच्छत्र, पैठन। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पैठन। तो प्यारे बच्चों सामाजिक अध्ययन जो कि लेवल 2 के लिए है, इसके अंतर्गत जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही, उस 1000 क्वेश्चन की सीरीज में ये था 100वें नंबर का प्रश्न। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार डेली यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।